इधर मान लो y, t इक्वल्स टू 0 पे मान लो पार्टिकल यहाँ पे, t इक्वल्स टू 0 पे क्या देखे, पार्टिकल इधर है, तो अगर इसको ज्वाइन करोगे इस एंगल को बोलेंगे फाई। क्योंकि अगर t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ होता तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ बनता, इस पॉइंट पे, और यही मीन पोजीशन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल को यहाँ रखे हैं और उसके चलते जो वर्टिकल से एंगल बनेगा उसको फाई लिख रहे हैं। और अगर ये ओमेगा से ट्रेवल कर रहा है तो टाइम t देर बाद, कुछ देर बाद कहाँ मिलेगा, आगे की तरफ इस पॉइंट पे आएगा। तो जब यहाँ पे पहुंचेगा, ओमेगा इसका स्पीड है, टाइम मान लो हमने t दिया, तो यहां से ट्रेवल करा ओमेगा t। ठीक है, ये है एट t इक्वल्स टू t। और ये जो यहाँ का रेडियस है, इसका रेडियस वो बराबर है एम्पलीट्यूड के, रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, तभी अगर इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहां से इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है कि इसका जो प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे, और यही एसएचएम करेगा। ये ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा, ये एसएचएम करेगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब ध्यान से देखो कि ये जो लेंथ है ये निकलेगा कैसे, इस ट्राइंगल से। ये जो लेंथ अगर कैलकुलेट करना है तो ये कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल में ये मान लो ओ, ये ए बी, एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कितने के बराबर होगी, ओ बी के बराबर होगा। एक्स का जो भी वैल्यू होगा, मीन पोजीशन से जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो पॉइंट पी पे बन रहा है, तो ये एक्स का वैल्यू होगा। ओ बी कैलकुलेट करना है, ओ बी के लिए इस ट्राइंगल में चलेंगे, ट्राइंगल ओ बी ए। ये एंगल वर्टिकल से आ रहा है फाइव प्लस ओमेगा टी, फाइव प्लस ओमेगा टी, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाइव माइनस ओमेगा टी। सो ओ बी जो होगा, ओ बी विल बी ओ ए कॉस 90 माइनस 90 माइनस इसको ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पुट करोगे तो ओ ए 90 है तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो एक्स ओ ए की वैल्यू कितनी है, कैपिटल ए के बराबर जो रेडियस है, तो इसलिए हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और यही इक्वेशन था एसएचएम का। तो जो प्रोजेक्शन आ रहा है, प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम टी पे देखोगे, टाइम टी पे अगर कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पहले से होके रखा हुआ है, टी इक्वल्स टू 0 पे जब हम देखे पार्टिकल यहाँ पे था, फाई का डिस्टेंस कवर कर चुका है, आगे का टाइम दोगे, अगर ओमेगा से चल रहा है तो आगे का जो एंगल ट्रेवल करेगा वो ओमेगा टी करेगा, तो ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस ओमेगा टी बनेगा माइनस फाइव। वहां से ट्राइंगल यूज करे, एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है वो एसएचएम को जस्टिफाई कर रहा है कि जो भी प्रोजेक्शन है उसका डिस्प्लेसमेंट एसएचएम का जैसे होगा। तो इसलिए कल बताए थे कि जो भी सर्कल है अगर उस पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो उसका प्रोजेक्शन बनेगा डायमीटर पे, और डायमीटर एसएचएम करेगा, जो भी प्रोजेक्शन है डायमीटर पे एसएचएम करेगा। ये तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात करेंगे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी की। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी जस्टिफाई करते हैं कि होगा कि नहीं। अगेन टी इक्वल्स टू 0 पे हमने पार्टिकल को आ देखा, यहाँ पे एंगल फाई का पहले से बना हुआ। ठीक है, टी इक्वल्स टू जी, अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इस फाई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 पुट करोगे, एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी आएगा। देखो अगर ये इधर चल रहा है ओमेगा से, ठीक है, और ये जो रेडियस है, अगर रेडियस की वैल्यू ए के बराबर हो तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी,
टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा v इक्वल्स टू ओमेगा इन टू ए। सर्कुलर मोशन में पढ़ाए थे, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसका, तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। यहाँ रेडियस हमने ए के बराबर लिख लिया, इसलिए ओमेगा आर की जगह v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तो हम लिख रहे हैं ओमेगा इंटू ए। ठीक है। अब ये जो भी वेलोसिटी है, ये जो भी वेलोसिटी है इस पॉइंट पे है, हमने क्या करा, इसको टाइम दिया, इसको कुछ टाइम दिया, कितना, मान लो टी टाइम। ये कंडीशन है टी इक्वल्स टू 0 का। अब देख रहे हैं टी इक्वल्स टू टी पे, तो टी इक्वल्स टू टी पे देखोगे तो ये आगे चला जाएगा, कुछ आगे चला गया मतलब पार्टिकल इधर कहीं पहुंच गया, तो यहाँ पे टेंजेंट डालोगे, स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड था, तो अभी भी ये ओमेगा इंटू ए ही रहेगा। लेकिन हमें इस वेलोसिटी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल हो, क्योंकि जो एसएचएम हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहा है, जो एसएचएम हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल वाले डायमीटर पे हो रहा है। तो इस वेलोसिटी की हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है उस वेलोसिटी की जो कि इसका वो कंपोनेंट है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल खींचोगे तो ये कंपोनेंट होगा, यानी हमें चाहिए VH की वैल्यू। VH जो है वही बताएगा एसएचएम की वेलोसिटी कितनी है। जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से पता चलेगा कि जो यहाँ पे एसएचएम होगा उसका प्रोजेक्शन कितने से मूव करेगा। ये इस पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल एट horizontal axis। ठीक है, और यही है एसएचएम की वेलोसिटी। तो ये एंगल हमें निकालना, अगर ये एंगल हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा काम बन जाएगा। तो अगर ये एंगल हमें पता होगा, ये एंगल थीटा की वैल्यू अगर हमें पता है, तो हम VH लिख सकते हैं, VH इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि थीटा कितना होगा। थीटा दिया हुआ नहीं है हमें, बस ओमेगा टी और फाई दिया हुआ है। थीटा कैलकुलेट करेंगे, वहां पुट करेंगे, वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ट्राइंगल का अगेन नेमिंग कर रहे हैं, ओ ए, और इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कि कट कहाँ कर रहा है, बी पे। यहाँ जो ट्राइंगल बन रहा कुछ इस तरीके का बन रहा, ये 90 डिग्री है, ए पे 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट हमेशा रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जो कि पॉइंट बी पे कट कर रहा। ठीक है, तो अगर तुमने ये एंगल निकाल लिया, अगर तुमने ये वाला एंगल निकाल लिया, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो ये एंगल देखो, ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और ये 90 है, सॉरी ये 90 है, तो इसमें ऐड करोगे तो ये कट करके जो फाइनल आएगा, ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ये होगा ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका सम और इसका सम 180 के बराबर होना चाहिए। इसका ये 90 डिग्री है, इसका इसका और इसका, ट्राइंगल के कोई भी जो भी एंगल्स है ऐड करने पे 180 आते हैं, तो ये 90 प्लस 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। यानी जो भी थीटा हमने माना है, थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है ओमेगा टी प्लस फाइव। या पुट कर दो, एंड थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाइव। सो वी एच जो होगा ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, जी, जो कि हमने इक्वेशन से भी लाया था। जब इक्वेशन हम सिंप्लीफाई करे थे डिस्प्लेसमेंट का, तो फिर वहां से यही आया था।
तो ये इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी है जो अगेन जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि जो भी पार्टिकल यहाँ प्रोजेक्शन हो गया, जैसे इस पार्टिकल का यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन लिया, तो ये इधर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा होगा, इसका प्रोजेक्शन ये इधर आएगा। तो वैसे ही अगर इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे लोगे तो ये पॉइंट इधर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा होगा। तो v वेलोसिटी इसके पैरेलल वाला कंपोनेंट हम लिए हैं, ये v वेलोसिटी निकालना है इसके पैरेलल वाला कंपोनेंट, ये v वेलोसिटी निकालना है इसके पैरेलल वाला कंपोनेंट। तो हर एक पॉइंट पे थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, इसलिए कंपोनेंट अलग अलग आएगा, क्योंकि टाइम जितना दोगे उसके अकॉर्डिंग थीटा बढ़ेगा। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए अगेन पहले से अगेन डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा कुछ, जिसके चलते ये एंगल फाई आ रहा है t इक्वल्स टू 0 पे। इसको फिर हमने टाइम t दिया, ये पार्टिकल कहीं मूव करके चला गया इतना दो, ये हो गया ओमेगा इंटू टी, ओमेगा से चल रहा है। इसका प्रोजेक्शन पहले इधर बन रहा होगा, कुछ देर बाद फिर इधर बनेगा, तो ये कितने से एक्सेलरेट करेगा वो हमें पता करना है। आप समझते हैं, अगर सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो उस पे एक ही एक्सेलेरेशन काम करता है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बोलते हैं। जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा उस पे एक एक्सेलेरेशन काम करेगा, हमेशा कोई भी सर्कुलर मोशन हो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होना चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो है वो काम करता है टुवर्ड्स द सेंटर। किसी भी पॉइंट पे अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन देखोगे सर्कुलर मोशन के टाइम में, तो एक फोर्स काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके चलते एक एक्सेलरेशन आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। और AC का जो वैल्यू होगा, AC होता है, AC का जो वैल्यू होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर R, और यहाँ जो R है रेडियस, उसके जगह हम कितना वैल्यू पुट कर रहे हैं, A के बराबर। इसलिए इस AC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर A। लेकिन हमें इस AC से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे इस AC से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसका जो प्रोजेक्शन है उस प्रोजेक्शन का एक्सेलेरेशन कितना है, ठीक है ना। तो जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ पे ले रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो हमें चाहिए इस एक्सेलरेशन का, ये जो एक्सेलरेशन है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, देख सकते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of AC is acceleration of particle या acceleration of projection, ऐसे लिख दो, acceleration of projection of particle undergoing SH। हमें AC से मतलब नहीं है, क्योंकि AC मेन पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, हमें मतलब है AC के कंपोनेंट से। कौन से कंपोनेंट से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा AC का, वही प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। ये एंगल फाई प्लस ओमेगा टी था, और इधर की तरफ एक्सेलरेशन AC काम कर रहा है, और हमें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। तो अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करोगे, पहले तो ये इसका प्रोजेक्शन इधर बनेगा, तो ये A की वैल्यू चाहिए, और A की वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब AC का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको AH लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर ये एंगल हमें पता चल जाए, ये एंगल कितना है, मान लो थीटा है, तो AH जो होगा, AH की वैल्यू जो होगा वो होगा AC cos थीटा। AC cos थीटा AH के बराबर होगा। तो अगेन अगर किसी तरीके से हम थीटा कैलकुलेट कर ले, थीटा कैलकुलेट कर लोगे, ये पुट कर दोगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ट्राइंगल बनाएंगे, ये ट्राइंगल OA, और इस बार इसको मीट करवाएंगे यहाँ पे B से। तो ध्यान से देखो, ये थीटा, सॉरी ये O है, ये A है, और ये B। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा फाई प्लस ओमेगा टी, ये 90 है, तो यहाँ बनेगा
90 माइनस ओमेगा टी प्लस 5। इसी एंगल की हमें जरूरत थी क्योंकि इसी को थीटा माना है हमने, तो यहाँ पुट कर दो। तो ए एच जो होगा, ए एच हो जाएगा ए सी कॉस कॉस 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 5। और ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी है ओमेगा स्क्वायर ए। सो ए एच जो होगा, ए एच विल बी ए ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 माइनस को लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखने को मिलेगा कि हमने जब कैलकुलेट करा था वहां से इक्वेशन से, तो इक्वेशन से माइनस के टर्म में आया था। यहाँ माइनस नहीं दिख रहा है। यहाँ माइनस इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये थीटा जो हमने लिया है, थीटा हमने डायरेक्टली इधर पुट किया है। साइन का ध्यान नहीं रखा। साइन का ध्यान रखने का मतलब ये जो एच है ना, ये पीछे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हो सिंस सिंस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is in negative is towards negative x, so acceleration of SHM of is given as AH minus A omega square sin ओमेगा प्लस 5। क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है x, जो कि राइट साइड की तरफ है। ये x है राइट साइड की तरफ, लेकिन जो एक्सेलेरेशन है उसका डायरेक्शन पीछे की तरफ है, उल्टा है। इसलिए साइन का ध्यान रखेंगे, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रखोगे तो एच नेगेटिव ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से जो भी एक्सेलेरेशन आया, जो भी डिस्प्लेसमेंट आया, जो भी वेलोसिटी आया, वो एसएचएम की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसका जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम के मोशन के आइडेंटिकल है। हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम। देखो स्प्रिंग मास सिस्टम जो है, जैसे एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग का एक एंड पे एक मास कनेक्टेड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ। ठीक है, अब समझते हैं। ब्लॉक है, इसको डिस्टर्ब करोगे, ये जो भी ब्लॉक है हमने इसको डिस्टर्ब करा। डिस्टर्ब स्प्रिंग को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कंप्रेस करके छोड़ दो, या फिर क्या करना है, उसको एक्सपेंड करके छोड़ दो। ठीक है। तो मान लो हमने ये इसका मीन पोजीशन है, नेचुरल लेंथ में है, ये इसका मीन पोजीशन है। पहले नेचुरल लेंथ में था, तो नेचुरल लेंथ अभी हॉरिजॉन्टल के लिए ये मीन पोजीशन है।
ठीक है। अब क्या करा, ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को हमने मास को क्या करा, डिस्प्लेस करा आगे की तरफ एक्स से। अभी यहाँ पे लेकर के आ गया मास को, मतलब मीन पोजीशन से हमने डिस्प्लेसमेंट करा उसको आगे की तरफ। अब होगा क्या, इस पॉइंट पे स्प्रिंग का एलोंगेशन होगा, जैसे जो भी स्प्रिंग था उसका एलोंगेशन हो गया। एक्स से डिस्प्लेसमेंट हुआ, एलोंगेशन। पहले स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में था, फिर एक्स का एलोंगेशन हुआ। तो स्प्रिंग का काम क्या होता है, जब भी कंप्रेशन या एक्सटेंशन में आता है तो वो बॉडी पे फोर्स लगाना शुरू करता है। तो जैसे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ऑफ मास m at a displacement of displacement of x from mean position। ये सारा चीज कहां से देखेंगे, मीन पोजीशन से। तो अगर मीन पोजीशन से देखोगे तो इस पे क्या होगा, इस मास पे एक फोर्स लग रहा है एफ एस, स्प्रिंग फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि इसको स्प्रिंग पीछे की तरफ खींचेगा। तो ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट राइट वर्ड की तरफ हुआ है, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। तो इस जो एफ एस की वैल्यू होगी, एंड एफ एस की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगा, माइनस के एक्स के बराबर होगा, क्योंकि एफ आगे की तरफ है और एफ एस पीछे की तरफ है, एक्स आगे की तरफ है। तो एफ एस का जो वैल्यू होगा वो माइनस के एक्स के बराबर होगा। और न्यूटन ने क्या बोला था, बॉडी पे जो भी फोर्स लगता है, नेट फोर्स, वो मास इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर होता है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। सो एफ नेट है कितना, यही नेट फोर्स है तुम्हारा। तो यहां से लिख सकते हो, सो एम इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सिंप्लीफाई करोगे, एम इंटू ए प्लस के एक्स बराबर होगा 0 पे, और ए होगा ए प्लस के बाई एम इंटू एक्स बराबर 0। और इस वैल्यू को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है एसएसएम का, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम। तो जो भी स्प्रिंग मास सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करोगे तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगने लगेगा, एफ एस। और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, बॉडी को एसएसएम करवाएगा, जो भी मास है उसको एसएसएम करवाएगा इस मेन पोजीशन के अबाउट। अगर इसको डिस्टर्ब करके छोड़ोगे आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, ओसिलेशन होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी आराम से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है के बाई एम, जो उधर आ रहा था, उधर भी हमने देखा था इक्वेशन के अकॉर्डिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आ रहा था वो रूट ओवर के बाई एम आ रहा था। तो जनरली स्प्रिंग मास सिस्टम में हमसे ओमेगा निकालने को पूछता है, या फिर टाइम पीरियड निकालने को पूछता है, या फिर फ्रीक्वेंसी निकालने को पूछता है। देन एफ इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 2 पाई ओमेगा के बराबर होता है। सो अगर फ्रीक्वेंसी निकालने को पूछेगा तो ये जो 2 पाई रूट ओवर के बाई एम, सॉरी उल्टा मैंने कर दिया, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, इसको चेंज कर लो। ओमेगा इक्वल्स टू कितना होगा, 2 पाई एफ। सो एफ कैलकुलेट करोगे तो एफ हो गया ओमेगा बाई 2 पाई, तो 1/2 पाई रूट ओवर के बाई एम, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है। या फिर अगर टाइम पीरियड निकालोगे, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन
टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 1/f। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इनवर्स के बराबर होता है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आएगा 1/2 था, इनवर्स करोगे ऊपर चले जाएगा 2π√m/k। ये टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा पहले आया, इक्वेशन लिखोगे वहां से ओमेगा पता चल जाएगा। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो ओमेगा स्क्वायर है। अगर एक्सेलेरेशन का कोई कोफिशिएंट नहीं है, एक्सेलेरेशन का कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो इक्वेशन दिया हुआ है तो वहां से सबसे पहले ओमेगा कैलकुलेट करेंगे। ओमेगा दिया हुआ है तो ओमेगा बराबर होता है फ्रीक्वेंसी 2πf। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी ओमेगा/2 फिर 1/2π√km, ये फ्रीक्वेंसी हो गया तुम्हारा। और टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? टाइम पीरियड होता है 1/1 फ्रीक्वेंसी या इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम है। एक स्प्रिंग लगा होगा तो एक के लिए करेंगे, या दो स्प्रिंग लगा हुआ तो दो के लिए करेंगे, लेकिन उसके पहले सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करके फिर वहां से कैलकुलेट करेंगे। जो न्यूटन्स लॉ में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का पढ़ाए थे, वहां से पहले के इफेक्टिव निकालेंगे सीरीज और पैरेलल के लिए, फिर उसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये था स्प्रिंग मास सिस्टम। एक और सिस्टम है जो एसएचएम करता है, एंड दैट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम लिखो। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? एक बॉडी होगा जो कि एक स्ट्रिंग से लगा होगा, एक धागे से एक मास को हैंग करके रखते हैं। मान लो ये लेंथ L, ठीक है। सिंपल पेंडुलम नाम ही जैसे सिंपल पेंडुलम, एक धागा होगा, इस धागा का मास नहीं लेते हैं, इसके एंड पे एक मास कनेक्ट करके रखते हैं जिसको बॉब बोलते हैं, BOB। और इसको अगर डिस्टर्ब करोगे, हल्का सा भी डिस्प्लेस करोगे, ये क्या करेगा? ऐसे ऐसे घूमेगा। तो वो जो टू एंड फ्रो मोशन करता है, अगर वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ये ऑसिलेशन कर सकता है। अगर लार्ज डिस्प्लेसमेंट दोगे तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा ऑसिलेशन कर लेगा, लेकिन ये जो लार्ज है ना, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, ये एसएचएम की इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करता है। इक्वेशन एसएचएम का वेरीफाई करने के लिए, अभी इक्वेशन लिखेंगे तो पता चल जाएगा, इक्वेशन एसएचएम का वेरीफाई करने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन दिस केस वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। वो भी पता चलेगा क्यों। तो देखो, ये जो सिस्टम था इसको हमने क्या करा? डिस्टर्ब करा। अब इसको डिस्टर्ब करोगे ना तो ये सर्कुलर मोशन पे चलेगा। इसको डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा? इसका पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा। पहले कहा था यहाँ पे डिस्टर्ब किया, हल्का सा इधर कहीं पहुंच गया, ठीक है। मान लो थीटा एंगल से हमने डिस्प्लेस किया राइट वर्ड की तरफ। आप समझना क्या हो रहा है। ये जो बॉब है, ये जो भी बॉब था तुम्हारा, इस पे क्या फोर्स लग रहा है? कौन कौन सा? नीचे की तरफ mg और इधर की तरफ टेंशन T। ये जो भी बॉब है, किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो उस पर टेंशन लगेगा और साथ ही साथ mg लगेगा। और mg का डायरेक्शन किधर होता है? हमेशा नीचे की तरफ। mg किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अगर अर्थ यहाँ रखा हुआ है तो mg इधर लगेगा। अब इस mg का एक कंपोनेंट, इस mg का एक कंपोनेंट जो है इस ब्लॉक को पीछे लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे, जैसे ही कंपोनेंट ब्रेक करोगे, एक कंपोनेंट टेंजेंशियल होगा और एक कंपोनेंट टी के एंटी पैरेलल होगा। तो इस mg का एक कंपोनेंट, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा होगा, तो यहां से आएगा mg cos थीटा। mg cos थीटा है, उसको टेंसल बैलेंस कर देगा। mg cos थीटा नहीं दिख रहा है तो ब्लैक से लिखते हैं। जो भी mg cos थीटा है, mg cos थीटा इसको टेंशन बैलेंस कर देगा, ठीक है। अब बचा एक कंपोनेंट, कौन सा? ये है mg
साइन थीटा, ये एंगल थीटा है, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इधर कॉस थीटा इधर साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है ना ये किधर लग रहा है, टेंजेंशियली इधर लग रहा है। तो देखो हमने डिस्प्लेस किधर किया, डिस्प्लेस किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो फोर्स लग रहा है ना ये एक ऐसा टॉर्क क्रिएट करेगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये जो फोर्स mg का एक कंपोनेंट बच रहा है ये बिहेव करेगा एज ए रीस्टोरिंग फोर्स, और इस फोर्स के चलते एक टॉर्क आएगा अबाउट दिस हिंज पॉइंट O, जिसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। तो जैसे रीस्टोरिंग फोर्स किसी भी बॉडी को एसएचएम करवा सकता है, वैसे ही रिस्टोरिंग टॉर्क भी किसी भी बॉडी को एसएचएम करवा सकता है। यहाँ सर्कुलर मोशन हो रहा है इसलिए हम फोर्स की बात नहीं करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे। तो इसलिए इसको एंगुलर एसएचएम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एसएचएम। हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या था, लीनियर एसएचएम था जिसमें हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। अब एंगुलर एसएचएम होता है तो हम बात करते हैं टॉर्क का। तो टॉर्क का जो इक्वेशन होता है, टॉर्क के केस में जाओगे तो जो इक्वेशन होगा एसएचएम का उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। देखो ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, ए था, ए इक्वल्स ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर होता है थीटा के, ये होता है लीनियर के लिए। अगर इसी को एंगुलर में कन्वर्ट करोगे तो ए रिप्लेस हो जाएगा अल्फा से, अल्फा को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलेरेशन, प्लस ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा थीटा। डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इधर रिप्लेस करोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्स की जगह थीटा जाएगा और ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा जहां पे एसएचएम किसी कर्व पे हो रहा होगा, कर्व पाथ पे, तो उसके लिए एसएचएम का इक्वेशन ये होगा अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस इक्वेशन से ये जो पूरा हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इससे हमें कैलकुलेट करके इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाएंगे जो भी कोफिशिएंट होगा थीटा का वो ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो चलो समझते हैं। सबसे पहला चीज, ये जो mg है ना, इस mg का एक टॉर्क लगेगा पीछे की तरफ, वो टॉर्क इस पॉइंट O के अबाउट इसको पीछे खींचेगा। तो अगर रीस्टोरिंग टॉर्क देखोगे, रीस्टोरिंग टॉर्क समझना, जो रीस्टोरिंग टॉर्क है टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे किस पॉइंट के अबाउट, O के अबाउट। तो वो होगा mg साइन थीटा इंटू एल, क्योंकि टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस हमने कहा लिया है ओ से पास करता हुआ, रोटेशन में पढ़ा है एक्सिस यहाँ है, ये परपेंडिकुलर है फोर्स इस पे, ठीक है। फोर्स इधर की तरफ है क्योंकि ये एंगल 90 का बन रहा है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये आर की तरफ बिहेव करेगा और इसी लेंथ को हमने एल लिया था, इसको एल, तो ये एल की वैल्यू ये 90, उस पे फोर्स, ये टॉर्क हो गया, ठीक है। यानी टाउ जो होगा, टाउ अबाउट ओ, उसकी वैल्यू होगी mgl साइन थीटा, ठीक है। और टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है आई इंटू अल्फा के। टॉर्क किसके बराबर होगा, आई इंटू अल्फा क्या, ठीक है। लिखो इतना, लिख लिया, जल्दी लिखो। और रीस्टोरिंग है तो एक चीज यहाँ और ऐड कर देना, रीस्टोरिंग है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा वो बता रहे हैं। रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क नेगेटिव के साथ आता है। नेगेटिव के साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट थीटा किधर किया है, इधर की तरफ। जो टॉर्क लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव लोगे तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। थीटा डिस्प्लेसमेंट हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया था, जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए टॉर्क को जब लिखेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क को लिखेंगे इस फॉर्मूले में, एंड टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। सो यहां से जब वैल्यू पुट करोगे तो माइनस mgl साइन थीटा इक्वल्स टू आई अल्फा, और आई अगेन इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो आई की जो वैल्यू होगी, एंड आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। सिंपल पेंडुलम के लिए
पाई की जो वैल्यू होगी वो होगा ml², क्योंकि जो स्ट्रिंग हमने कनेक्ट करा था उसका कोई मास नहीं है। सो -mg/L sin थीटा बराबर होगा ml² अल्फा। अब जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आएगा अल्फा प्लस कट गया g/L साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये एसएचएम का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एसएचएम का इक्वेशन क्या बोलता है, अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा होना चाहिए, साइन थीटा नहीं होना चाहिए। अल्फा ओमेगा स्क्वायर थीटा होना चाहिए, साइन थीटा नहीं होना चाहिए। तो साइन थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं मैथमेटिक्स यूज करके। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। जब थीटा बहुत ही छोटा होता है, थीटा की वैल्यू 0 से 5 या 0 से 7 या 0 से 10 डिग्री के बीच में होगा, तो जितना थीटा होगा उतना ही उसकी रेडियन में पुट करके वैल्यू रखोगे वो दे देता है। तो जब थीटा बहुत ही छोटा होगा साइन के केस में, जैसे साइन थीटा तुमको दिया 5 डिग्री, ठीक है, तो साइन 5 डिग्री कैलकुलेट करोगे तो ऐसा नहीं कि ये 5 के बराबर हो जाएगा, ये 5 के बराबर नहीं, ये डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। अलग से पूरा साइन 5 डिग्री कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे जो रेडियन वाली 5 रेडियन की वैल्यू है वही हो जाएगी साइन की वैल्यू। जब भी थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा के बराबर होता है। तो अब लिख सकते हो यहाँ पे, सो अल्फा प्लस g/L थीटा 0 के। अब यही सिचुएशन है कि अगर इस सिंपल पेंडुलम को एसएचएम करवाना है तो ये जो थीटा है ना, ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो थीटा है ये बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे इसको डिस्प्लेस कर दिया 30 डिग्री से और फिर छोड़ रहे हैं, तो उस केस में जब छोड़ोगे तो वो ओसिलेशन होगा, एसएचएम उसको नहीं बोलेंगे। अगर इसको 30 डिग्री से यहाँ खींच दिए फिर छोड़ रहे हैं तो लार्ज डिस्प्लेसमेंट होगा, आर्क पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा बहुत बड़ा होगा। और जब बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको क्या बोलेंगे, एसएचएम नहीं बोलेंगे, ओसिलेशन बोलेंगे। ओसिलेशन के लिए होना चाहिए। तो अगर इसको कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 मान लो, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 ओमेगा की जगह क्या बैठा है, ओमेगा स्क्वायर की जगह ये बैठा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू g/L, सो ओमेगा इक्वल्स टू √g/L। ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर सिंपल पेंडुलम। किसी भी सिंपल पेंडुलम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा g/L के बराबर। तो अगर g/ओमेगा तुम्हें पता चल गया तो वैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो या फिर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी होता क्या, बोलो क्या होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ओमेगा के टर्म में कैसे निकालते हैं, अरे अभी तो बताएं, इधर के देखो ये है तो है ओमेगा/2 पाई। तो सिंपली ओमेगा की जगह वो आ गया, तो 1/2 पाई √g/L। या फिर टाइम पीरियड निकालोगे तो टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी होता, तो ये हो जाएगा 2 पाई √L/g। तो जब भी सिंपल पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी या फिर सिंपल पेंडुलम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर उसका टाइम पीरियड पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और इस फॉर्मूला में मास नहीं है, तो किसी भी सिंपल पेंडुलम के केस में जो भी फ्रीक्वेंसी होता है या टाइम पीरियड होता है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है स्ट्रिंग के लेंथ पे। मास कैंसिल आउट हो गया था, इधर से m और इधर से m कैंसिल आउट हो गया, तो इसलिए मास इक्वेशन में आया ही नहीं। तो नोट में लिख लेना, फ्रीक्वेंसी ऑफ
simple pendulum is independent of mass of the bob, बॉब के मास से इंडिपेंडेंट होता है। हो गया। चलो इसी के साथ सिंपल पेंडुलम भी खत्म हो गया। फॉर्मूला याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम के केस में कैसे निकलता है, स्प्रिंग मास के केस में कैसे निकलना है। जल्दी करो ना, बैठ के चेहरा देख रहा हूँ। ये लास्ट टॉपिक है, डैम्प्ड ओसिलेशन या डैम्प्ड एसएचएम, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना। देखो रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में अगर इसको डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, रियल लाइफ में अगर इसको डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो क्या होगा, कुछ देर बाद रुक जाएगा। अगर इस ब्लॉक को जैसे स्प्रिंग से एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको खींचे छोड़े तो ऐसे ऐसे घूमेगा कुछ देर तक, फिर रुक जाएगा। ठीक है, ऐसे एसएचएम को हम बोलते हैं डैम्प्ड एसएचएम। ठीक है, जो अभी तक हम जो सिचुएशन पढ़ रहे थे वो सारे आइडियल सिचुएशन था, जिसमें हमने माना था कि बॉडी पे और कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। हमने क्या माना था कि बॉडी पे और कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो वहां से एसएचएम हमने कैलकुलेट करा था, बस एक ही फोर्स ले रहा था जो स्प्रिंग के चलते आ रहा था। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। अगर इसको ऐसे हैंग करके रखोगे, या फिर जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दिए तो कुछ देर तक ये घूमता है और घूमते घूमते फिर आकर के रुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पे एक और फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स, या फिर इस केस में एक और फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ऐसा एसएचएम जहां पे फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स को हम कंसीडर करते हैं, उसको बोलते हैं डैम्प्ड एसएचएम। क्योंकि ये एसएचएम कुछ देर बाद जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वही कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या था, पहले जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे, पहले जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे, बीडी ऑफ मास एम, तो शुरुआत में क्या हो रहा था, शुरुआत में हम बस एक फोर्स दिखा रहे थे, एफ एस। ठीक है, और इसी एफ एस को क्या कर रहे थे, इक्वेट कर दिए थे मास इंटू एक्सेलेरेशन से, और वहां से इक्वेशन आ गया था। लेकिन अब क्या होता है, जब इसको मूव करा इधर से, ठीक है, इधर से डिस्प्लेस करा, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो ऐसे इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट दिया एक्स से, तो वेलोसिटी भी इधर की तरफ ही होगी। अगर आगे की तरफ धक्का दिए हो तो बॉडी इधर जा रहा था, वेलोसिटी इधर है, तो पहले इस एक्स के चलते, इस एक्स के चलते ये फोर्स आ रहा था एफ एस। अभी अगर यहाँ पे कोई विस्कस फोर्स है या फिर कोई फ्रिक्शन फोर्स है, तो एक और फोर्स आता है इस वेलोसिटी के चलते, वो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही काम करता है, और उसकी वैल्यू होती है b इंटू भी। आ रही है बात समझ में? b है कांस्टेंट, जिसको डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं। b क्या है, कांस्टेंट है। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, वैसे ही b भी क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो पहले जब आइडियल केस था तो बस फ्रिक्शन फोर्स, ये सॉरी, बस स्प्रिंग फोर्स लग रहा था। अभी जब आइडियल सिचुएशन नहीं है तो एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी है, b इंटू भी। भी क्या है, वेलोसिटी, और b क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट। तो जब डैम्प्ड एसएचएम के बारे में पढ़ते हैं तो हम यहाँ दो फोर्स कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखोगे, पहले क्या आ रहा था, पहले आ रहा था मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बट अभी एक नया फोर्स भी ऐड हो जाएगा, माइनस बी इंटू भी। अब ये तुम्हारा एक्सेलरेशन, ये तुम्हारा मास इंटू एक्सेलरेशन का रिलेशन देगा। यानी अभी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो, इसको चेंज करो तो m इंटू ए प्लस के एक्स प्लस बी भी इज इक्वल टू जीरो। मास को फिर नीचे करोगे तो a प्लस के बाई एम एक्स प्लस
बी बाई एम इंटू वेलोसिटी, ये 0 के बराबर होगा। अब ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एस एच एम, डैम्प्ड एस एच एम। अगर इस इक्वेशन में डैम्पर लगा हुआ है या फिर जो रियल लाइफ में इक्वेशन होता है उसमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो पहले भी था, इसमें नया नहीं है। बी के बारे में सोचेंगे, बी को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। मास तो पता है, एम तो पता है, एम क्या मास है। और ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा की वैल्यू वही होती है। ओमेगा कैसे निकालेंगे, यही है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है वो ओमेगा स्क्वायर ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो भी कंपोनेंट है एक्स का वो ओमेगा स्क्वायर ही है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी होगा, हियर फ्रीक्वेंसी, या हियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख दो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम। क्योंकि हमेशा जो भी कोफिशिएंट होता है एक्स का वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ओमेगा के साथ कोई चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर यहां से लिखोगे, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये कहाँ से आया आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। आगे मतलब अगर हायर स्टडीज जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का तरीका तुम्हें पता चलेगा, मैथ पढ़ोगे तो अगर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिलेगा, एंड डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन एक्स जो होगा दैट विल बी ए ई टू द पावर माइनस बी बाई 2m टी और साइन ओमेगा टी प्लस 5। इस बार ये जो इक्वेशन आया इसमें थोड़ा सा चेंज आया। ये तुम्हारा इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा, एक्स ए ई टू द पावर माइनस बी बाई 2m, बी ये जो कांस्टेंट है, यही जो वैल्यू था ना ये पहले जीरो होता था, बी की वैल्यू हम जीरो लेते थे, तो किसी भी चीज का पावर ई टू दी पावर जीरो 1 हो जाता था, ये गायब हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी बी जीरो नहीं है, तो अगर बी जीरो नहीं है तो ये टर्म आएगा माइनस बी बाई 2m, और बाकी सारा जो टर्म रहेगा ये वही है साइन ओमेगा टी प्लस 5, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अब यहाँ पे जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना, ग्राफ यहाँ पे बहुत सही होता, ग्राफ जो यहाँ पे होता है एक्स वर्सेस टी का, वो कुछ इस तरीके का होता है। इधर एक्स, इधर इस तरीके का ग्राफ होता है। इधर टाइम के साथ ये जो एम्पलीट्यूड है ये घटेगा, यहां से लेकर के यहाँ एक टाइम पीरियड, ये पूरा टाइम पीरियड है, तो एक टाइम पीरियड में एम्पलीट्यूड वही रहेगा। जैसे ही नेक्स्ट टाइम पीरियड में जाओगे तो ये A2 हो जाएगा, ये A1 A2, फिर ये एक टाइम पीरियड, फिर आगे गए तो ये A3 हो गया। आगे वाला जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो ग्राफ में थोड़ा सा वो हुआ है, लेकिन टाइम पीरियड वही रहता है। ये भी टी है और इधर से आगे जो आएगा वो भी टी है। यहाँ पे बस होता क्या है, ये जो मैग्नीट्यूड था, ये जो एम्पलीट्यूड था, ये टाइम के साथ घटते जाता है, घटते 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 जीरो हो जाता है। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म लगा हुआ है। जैसे इसमें टाइम बढ़ेगा ना ये उतना ज्यादा होगा, नेगेटिव में है तो ये नीचे जाके डिवाइड करेगा, नीचे डिवाइड करेगा तो इसकी वैल्यू घटेगी। अगर टाइम पुट करोगे टी तो ये वैल्यू, ये जो कोफिशिएंट है ये घटेगा और घटेगा, तो इसलिए ग्राफ साइन का तो होगा लेकिन एम्पलीट्यूड धीरे 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 घटेगा।
ठीक है, लिखना। इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, in case of damped oscillation, damped oscillation, amplitude of the SHM, amplitude of the SHM, amplitude of the SHM depends, amplitude of the SHM depends on time, and it decreases gradually, and it decreases exponentially. लिख दो, gradually मत लिखो, it decreases exponentially, and it decreases exponentially, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका माइनस समथिंग कांस्टेंट इनटू टी आ रहा है, तो टी पुट करोगे टाइम इंक्रीज होगा, ये जो टर्म है ये 1 से कम होगा, 1 से कम मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये छोटा होते जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, इसलिए एम्पलीट्यूड और घटते जाएगा। ये डैम्प्ड एसएचएम का केस है। जब तक सवाल में दिया नहीं हो डैम्प्ड एसएचएम तब तक उसको आइडियल मानते हैं, इधर से नहीं समझेंगे। जब भी सवाल में डैम्पिंग कोफिशिएंट दे देगा या फिर डैम्पिंग कांस्टेंट दे देगा या फिर तुमको बता देगा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन है, तो फिर यूज करेंगे ये वाला। चलो तो फिर इसी के साथ एसएचएम यहीं पे समाप्त हुआ। अगले क्लास में या जो नेक्स्ट वीक है उसमें पढ़ेंगे ये वेव। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।